नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इसमें जो ये वीडियो है हमारी, इसमें हम राजेंद्र यादव द्वारा रचित सारा आकाश उपन्यास का सारांश सीखेंगे। बेटा जी, ये तो हमें मालूम ही है कि उपन्यास बहुत बड़ा है। यदि हम उसको वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, लेकिन जो सारांश होता है उसको तो चंद शब्दों में ही बताया जाता है, यानी कुछ ही शब्दों में मैं उसे आपको बताऊंगी। सारी घटनाएं बताने का मैं प्रयास करूंगी। ठीक है बेटा, तो आप इसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम अगर कोई भी चीज सीखते हैं तो उसके पात्र के बारे में जरूर जानकारी लेते हैं। तो चलिए पहले हम इसके पात्र देख लेते हैं कौन कौन है। पात्र इसमें जो मुख्य बनकर आता है, नायक बनता है, वो है समर, जिसके इर्द गिर्द सारा उपन्यास चलता है। ठीक है, इससे बाहर ये नहीं है और उपन्यास से बाहर ये नहीं है, ये दोनों ही एक दूसरे में मानो लगे हुए हैं। समर के माता पिता, समर का बड़ा भाई जिसका नाम है धीरज, ठीक है, और फिर धीरज की पत्नी यानी समर की भाभी। उसके बाद है समर के दो छोटे भाई हैं, ठीक है बेटा, और एक समर की बहन है मुन्नी। ये बात समझ में आ गई। फिर घर में दो नए सदस्य और जुड़ जाते हैं, यानी 8 तो पहले से ही थे, 2 और जुड़ गए, जिसमें समर की पत्नी है प्रभा और एक छोटी बच्ची जो अभी उनकी भाभी के यहाँ पर हुई है, यानी एक छोटी बच्ची और जुड़ गई। टोटल सदस्य कितने हो गए घर के? 10 हो गए। ठीक है, पात्र उसमें और भी हैं। दिवाकर है जो समर का मित्र है, एक दिवाकर की पत्नी है, एक शिरीष है जो दिवाकर के भी मित्र हैं और समर के भी मित्र हैं। ये उनको बड़े भाई की तरह भी मानते हैं, एक अपने प्रेरक भी मानते हैं और एक उनको आदर्श भी मानते हैं और मित्र भी मानते हैं, यानी उनसे सीख लेते हैं। इसलिए हम इनको ऐसा कह सकते हैं। शिरीष भी एक बड़े अच्छे चरित्रवान व्यक्ति इसमें आए हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मान लीजिए 10 परिवार में व्यक्ति हैं, तो उस परिवार की स्थिति कैसी होगी, क्योंकि कमाई का साधन बहुत ज्यादा नहीं है। तो कमाई का साधन ज्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि जो बाबूजी है ना, बाबूजी को 25 रुपए महीने की पेंशन मिलती है, ठीक है, और भाई की जो तनख्वाह है वो 99 रुपए, 99, यानी टोटल मिला के कितने पैसे हो गए? 124 रुपए हो गए। अब 124 रुपए में 10 लोगों का परिवार घर कैसे चलता होगा, क्या उनकी स्थिति होगी, ये हम सोच सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि शुरू कैसे होता है। कि ये जो उपन्यास है बेटा, ये उपन्यास एक यथार्थवादी उपन्यास है, सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास है, ठीक है। और एक इस उपन्यास में एक मध्यम वर्गीय परिवार की चर्चा की गई है। क्यों? क्योंकि मध्यम वर्गीय ही है। अगर किसी के पास कमाई का बिल्कुल साधन नहीं है तो उसको तो हम निम्न वर्ग में ले जाते हैं, जो बहुत पैसे कमाता है उसको हम उच्च वर्ग में रखते हैं। लेकिन जो एक आम इंसान है, जो सिर्फ रोटी कपड़े के ही पीछे है और सारी जरूरत की वस्तुएं बड़ी दुखी होकर पूरी होती हैं, तो वो एक मध्यम वर्गीय परिवार है। तो शुरुआत होती है कि एक परिवार में तो खुशी है, यानी शादी होकर आई है घर में, और दूसरे ही मोहल्ले में एक परिवार में वहां पर ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि बहू मानो आग लगाकर जलकर मर जाती है। तो ऐसी दुर्घटना होने के कारण, यानी जब आसपास में ही ये सब हो जाता है तो घर में खुशियां कोई नहीं मनाता, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होता है। मान लीजिए कि समर की शादी होकर आई है, समर कक्षा 12वीं में पढ़ता है, पेपर अभी उसके हुए नहीं है, परिवार वालों ने जबरदस्ती शादी कर दी, क्योंकि माँ को ये था, पिता को ये था कि जो खर्च मुन्नी की शादी में हुआ है, जो अगर हम समर की शादी कर लेंगे वहां से जो दहेज मिलेगा तो वह हम कर्ज वहां उतार देंगे, यानी उस खर्चे की आपूर्ति वहां से कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि समर की शादी में उनको दहेज नहीं मिला। अब दहेज नहीं मिला तो बेचारे बहुत परेशान हुए। ऊपर से वैसे तो प्रभा पढ़ी लिखी है, लेकिन जब वहां आई है तो समर और प्रभा के आपस में विचार नहीं मिले, दोनों ने एक दूसरे से बातें नहीं की, एक दूसरे की भावनाओं को वो समझे नहीं। घर में सबसे शुरू में ऐसा होता है, ऐसे सभी परिवारों की ये परंपराएं हैं कि शादी के बाद जब बहू बनकर लड़की ससुराल जाती है तो वहां पर घर में उसको खाना बनाना पड़ता है, पहली रसोई बोलते हैं जिसको, बनाना पड़ता है। तो उन्होंने बनाया,
अब प्रभा को भी ये मौका मिला। प्रभा के खाना बनाने से पहले ही जो उसके जेठ जी थे यानी धीरज, समर का बड़ा भाई, यह बड़ी प्रशंसा कर रहा था कि बहुत अच्छा खाना बनाती है, आप उंगलियां चाटते ही रह जाओगे। तो सारे लोग इस आशा में बैठे हुए थे कि न जाने आज क्या अमृत बनेगा। लेकिन रिवाज ये भी था कि जो भी भोजन बनेगा उसे पहले समर को ही खाना है, उसे ही चखना है। समर को पहले तो यही दुख था कि उसके इच्छा के अनुसार इस शादी को नहीं किया गया, यानी उसकी इच्छा नहीं थी विवाह करने की, जबरदस्ती उस पर ये थोप दिया गया। फिर ऊपर से सारे लोग ये सोच रहे थे अभी ये खाएगा, तो मन का जो क्रोध था, जो अंतर्द्वंद मन में चल रहे थे उनको लेकर ही वह भोजन लेता है, उसको खाना परोस दिया जाता है और जैसे ही वो एक टुकड़ा मुंह में खाता है उसे वो बिल्कुल कड़वा लगता है, जहर लगता है। वो थाली पटक कर पैर मारकर निकल जाता है, यानी भोजन का अपमान कर देता है। सारे घर वाले उसको रोकते हैं लेकिन वह किसी के कहने से नहीं रुकता। अब घर से बाहर चला गया, लेकिन हर रोज यही चर्चा होती, यही क्रम चला रहा कि घर में आना उसको अच्छा नहीं लगता था। वो ज्यादा से ज्यादा समय बाहर ही गुजारना पसंद करता था। क्यों करता था? क्योंकि घर में जब प्रभा को देखता तो उसे बड़ा दुख होता था। ठीक है, वो ये सोचता था कि मुझे अभी शादी करनी ही नहीं है। कुल मिला के बात ये है कि जबरदस्ती थोपा हुआ जो काम है वो उसे पसंद नहीं आया। वो पढ़ना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था, क्योंकि समर की इच्छा थी कि वह एमए करेगा, ठीक है, और प्रोफेसर बनेगा, ऐसी समर की इच्छा थी। उसे लगा कि कहीं ना कहीं यह मेरे मार्ग में बाधा आ गई है, तो यह सोचकर वो खुद ही मन से परेशान होता और घर से बाहर रहने की ज्यादा कोशिश करता। घर में प्रभा सारा काम करती थी, लेकिन घर वाले भी उसको ऐसे ही गलत सोचते रहते थे, यानी परिवार वाले भी उसे पसंद नहीं करते थे। क्योंकि पहला तो यही कि वह पर्दा नहीं करती थी, तो बार बार उसको यही ताने सुनने को मिलते कि हमारे घर में बड़ी बहू भी है जो आज तक ऐसे नहीं रही। लेकिन उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ा, वो चुपचाप रहती और काम करती। कुछ दिनों गुजर जाने के बाद, यानी प्रभा को उसके घर भेज दिया गया। कुछ दिन गुजर गए। गुजर जाने के बाद एक बार जब समर रास्ते से आ रहे हैं तो आते हुए उसे उसका छोटा भाई मिला रास्ते में। वो बॉल खेल रहा था और खेलते हुए उसने बताया कि भाई मैं भाभी को ले आया, ठीक है। जबकि उससे पहले प्रभा को लाने के लिए उसके पिता ने बोला था कि तू हम पर एक बड़ा एहसान कर दे और कुछ नहीं तो प्रभा को ही लेकर आ जा। क्यों मंगाया था उसको, क्यों मंगाना चाहते थे? क्योंकि घर में जो भाभी है उसके यहाँ पर ये बच्चा होने वाला था, तो घर में काम ज्यादा पड़ा हुआ था। उसने सोचा कि घर में एक नया मेहमान और आ जाएगा, काम ज्यादा होगा, माँ के तेरे बस की नहीं है, तो तू उसको ले आएगा तो वो घर में काम कर लिया करेगी। लेकिन समर मना करके चला गया कि मैं ये नहीं कर सकता, किसी और को ही से ही लिवा मंगाओ, यानी मैं नहीं जाऊंगा। अब रास्ते में उसे यह न्यूज मिल जाती है कि वो ले आए हैं। तो घर जब वो जाता है तो घर जाने से पहले वह समर अपने भाई से ये भी पूछता है कि जब तू वहां गया था तो तुमसे किसी ने कैसे कैसे प्रश्न पूछे? तो बोला हमारे घर वालों की सब ने बुराई की, लेकिन वो बहुत बुरे हैं इसलिए मैं तो वहां कभी जाऊंगा नहीं। फिर समर के मन में जिज्ञासा हुई कि अपने विषय में पूछे कि मेरे बारे में क्या चर्चा हुई। वो बोला आपकी सब तारीफ करते थे। उधर उसको लगा कि ये प्रभा का मुझे झुकाने का एक और तरीका है, जो ये बताने की कोशिश कर रही है कि बुराई होने के बाद भी उसने सच नहीं बोला, यानी मेरे लिए बुराई नहीं की, तो शायद वह मुझे झुका देना चाहती है। लेकिन मैं भी इतना कच्चा नहीं हूं, ऐसा नहीं हूं जो झुक जाऊंगा या अपने फैसले बदल लूंगा। तो घर आ जाता है। घर आकर के जब बिल्कुल ऐसे रहता है कि जैसे उसे कोई बात पता ही नहीं चली, तो घर में आकर सब उसको बताते हैं प्रभा आ गई है, ऐसा है और वैसा है। लेकिन वह उन सब बातों में ध्यान नहीं देता, चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है और पढ़ाई में लग जाता है। तो देखता वो किताब है, लेकिन ध्यान में उसके प्रभा के प्रति ही विचार उल्टे सीधे चलते रहते हैं कि कब मैं और कहाँ मैं इसको नीचा दिखाने की कोशिश करूं। हर समय वह यही सोचता है, यानी जो लाइन वो पढ़ता है किताब की, बुक में जो पंक्ति दी गई है वो पढ़ती है, वो सारी चीज भी ऐसा लगता है कि जैसे उसी के ऊपर सटीक है, उसी के ऊपर जमी हुई है, यानी ये सब मेरे लिए ही राइटर ने लिखी है। क्योंकि हर समय उसके अंतर मन में यही द्वंद्व, यही भावनाएं बैठी हुई हैं कि मेरे साथ गलत हुआ, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना दुखी हुआ कि उसने जो आरएसएस का संघ ज्वाइन किया हुआ था उसमें भी जाना बंद कर दिया, यानी संगठन में भी वो आजकल नहीं गया है।
दुखी है, परेशान है। कहाँ चला जाता है? अपने मित्र दिवाकर के घर वो कभी कभी चला जाता है, कभी कभी वह मंदिर में भी चला जाता है। अब मंदिर में गया था एक बार, तो मंदिर में भी ऐसी घटना घट गई, वहां भी उसने जाना बंद कर दिया। क्या हुआ मंदिर में कि वो बैठा हुआ था और वहां एक भिखारी आता है, बेचारा गरीब आता है, तो जो मंदिर का पुजारी है वह उसको डंडे से मारता है। वो प्रसाद लेने आया है, उसको प्रसाद देने की जगह डंडे से उसकी पिटाई कर देता है। अब पिटाई हुई तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा, यानी समर को ये लगा यह लोग तो बहुत गलत हैं, तो जहां भगवान के दरबार में लोग सुख और सुकून के लिए आते हैं वहां पर भी ऐसा व्यवहार किया जाता है। तो इसलिए समर को ये चीज लगी कि मुझे मंदिर में बैठने का भी कोई फायदा नहीं है। वो ऐसे ही इधर उधर बेचारा भटक के परेशान रहता है। अब उनके घर में जो प्रभा की जेठानी है, उनके यहाँ पर बेटी पैदा हुई है। तो पिता वैसे तो सोचते थे सारे घर वाले कि घर में बेटा होना चाहिए, लेकिन फिर ये भी डर लगता था अगर बेटा होगा तो लोगों को मिठाई खिलानी पड़ेगी, चलो बेटी ही हो जाए। बेटी हो गई तो भाभी को तो बहुत बुरा लगा, लेकिन घर वाले एक तरफ से ये सुकून महसूस कर रहे थे कि खर्चा बच गया। अब घर में एक मेहमान और आ गया। अब सोच लीजिए उस घर की क्या स्थिति है जहां इतने सारे लोग जुड़ गए हैं और सिर्फ जो कमाई है उसके नाम पर 124 रुपए है। समर को फीस की जरूरत थी, वह अपने पिता के पास फीस मांगने जाता है। पिता चारपाई को कसते होते हैं, तो वहां जाकर 25 रुपए उसने फीस के लिए मांगे। पिता ने 10 बातें सुनाई और वो पैसे जेब से निकालकर फेंक दिए कि उठा ले। अब वो बेचारा ये सोचता है कि इन पैसों को उठाकर मैं फीस देकर आऊं या मैं क्या करूं, यानी जबकि किसी गलत शौक के लिए उसने मांगे नहीं थे, लेकिन मजबूरन वश वह उन पैसों को लेता है और लेकर के अपनी फीस जमा भी करता है। तो बेचारा सोचता है कि कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकला जाए। उधर जो प्रभा है वो भी घर में परेशान है, क्योंकि लोग उसको भी सम्मान नहीं देते हैं, उसको भी इज्जत नहीं देते हैं, बल्कि हर समय उसके प्रति साजिश ही रची जाती है। जो जेठानी है वह भी उसको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती है। समर के मन में, उसके दिमाग में उल्टे सीधे बातें डालती रहती है, यह ऐसी है और यह वैसी है। और घर में एक सदस्य है मुन्नी, जो समर की बहन है, वह प्रभा से थोड़ा लगाव रखती है, क्योंकि दोनों हम उम्र हैं और शायद जिन कष्टों को अभी प्रभा झेल रही है कुछ इसी तरह के, बल्कि इससे भी ज्यादा कष्ट झेलकर वह वहां पर आई है। अब मुन्नी वहां क्यों रहती है? मुन्नी इसलिए रहती है क्योंकि उसके ससुराल में जो उसका पति है वह भी उसे मारपीट करता है। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ तक ये था इसमें। अभी इसके आगे, यानी जब घर में बच्ची हो जाती है तो काम ज्यादा बढ़ जाता है। अब समर अंदर ही अंदर सोचता है कि चलो इस बहाने से अब इसको पता चलेगा जो रिस्ट वॉच पहनकर खाना बनाया करती थी, घर का काम कैसे किया जाता है। अब पूजा के लिए एक कोई गणेश जी मिट्टी का बना लेते हैं, ऐसा अपना हिंदू परंपरा में है कि गणेश जी मानकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए पूजा में एक मिट्टी का गणेश जी बनाकर रख दिया। अब प्रभा को ये बात मालूम नहीं थी, तो उसने क्या किया, उस मिट्टी को उठाया, उससे बर्तन धो दिए। तो उन्हें लगा कि इसने हमारी संस्कृति का अपमान कर दिया, तो समर ने बिना जाने पूछे प्रभा को एक थप्पड़ भी मार दिया, लेकिन प्रभा ने फिर भी पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। अब एक बार हुआ क्या कि घर पर वो छत पर सर्दियों के दिन में बाल धोकर सुखाने के लिए बैठ गई। तो जब ये सब बातें पता चली तो परिवार के लोगों ने उसके ऊपर आरोप लगाए। उसे बोला कि तू कलंकनी है, यानी चरित्रहीन है, इसलिए छत पर गई थी। सारी चीजें आज तक वो झेल रही थी, उसने कभी किसी का बुरा नहीं माना, चुपचाप काम करती रहती थी, लेकिन यह बात उसे बहुत परेशान कर गई। वह पूरी रात छत पर बैठी रही, रोती रही। तो समर को प्यास लगी, जब उसने जाकर देखा कि कौन है, परछाई सी है, तो जाकर चांदनी रात में उसे दिखा वो प्रभा है। वह उसे वहां से लेकर आता है और पूछता है क्या कारण है। उसने सारी चीजें बताई। बताने के बाद में वो दोनों ने अपनी गलती का मानो जैसे पश्चाताप ही किया, एक दूसरे की बातें बताई, ये कि जो गलत फहमी का शिकार थी, दूसरों ने ही मन में भरी हुई थी, वो सारी बातें उनकी स्पष्ट हो गई। अब अगले दिन मानो जैसे उन्होंने अपने सारे सपने सोचे, प्रभा की इच्छा के बारे में जानकारी ली। पहले जब कभी उसकी शादी नहीं हुई थी तो वो भी है सोचती थी कि मेरा पति भी एक प्रोफेसर हो, इतना बड़ा घर हो, ऐसा रहन सहन हो, ये सब हो। यही सपने समर के भी हैं, प्रोफेसर बनूं, बड़ा घर हो, ऐसा हो और वैसा हो। लेकिन अभी जो यथार्थ है, जो वास्तविकता है, वो नहीं है।
वो कैसी है, एक गरीबी वाला ही जैसे मानव जीवन है, एक संकटों वाला ही पहाड़ जैसे उनके ऊपर है। तो धीरे धीरे प्रभा ने उसको बाहर निकलने के लिए कहा और काम के लिए बोलने के लिए कहा कि छोटा मोटा जो भी काम मिले आप करने की कोशिश करो। तो उसे एक शिरीष के कहने पर एक कहीं छापा खाना में काम मिल जाता है, वह वहां जाने भी लगता है। वहां जाते हुए टाइम भी बहुत लगता है क्योंकि ट्रेन से जाता है, और उन्होंने बोला तो था पार्ट टाइम के लिए, पूरा टाइम काम कराया और 75 रुपये तनख्वाह रखी थी, लेकिन तनख्वाह मात्र 60 रुपये थी। तो कुछ दिन काम करके समर ने वहां से छोड़ दिया। अब पिता को जब यह बात पता चली तो बड़ा दुख हुआ कि एक आशा जागी थी कि चलो कुछ कमाई और होगी, लेकिन इसने ये काम छोड़कर हमारी आशा पर पानी फिरा दिया। यानी अब सब जिम्मेदारी हमें ही उठानी है जैसे, या बड़े बेटे धीरज को ही उठानी है जैसे। तो इस बात के लिए भी समर को 10 बातें सुनाई गई। समर अंतर ही अंदर टूटता है, बहुत परेशान होता है, दुखी होता है, लेकिन उसके मन की बात को परिवार वाले समझते नहीं है। अब लेकिन वह प्रभा से कहने लगा है, ठीक है। तो जब वह घर से बाहर निकलता है तो वहां मुन्नी के लिए एक मतलब मुन्नी के लिवाने के लिए उसके पति आए हुए हैं। पति आए हैं तो घर में आकर उसको बाहर अंदर बैठक में बिठाया जाता है, ला करके सारी सेवा शुश्रूषा की जाती है। वो किस लिए आए हैं, मुन्नी को ले जाने के लिए, लेकिन मुन्नी जाने से मना करती है। मुन्नी की इच्छा वहां जाने की नहीं है, वह सबसे रो रो कर कहती है कि अगर मैं जाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुन्नी का जो पति है वह किसी दूसरी स्त्री को घर पर रखता है और मुन्नी को परेशान करता है, अपने काम भी उससे कराता है और उस महिला के भी 10 काम वह उसी से कराता है। तो इसीलिए मुन्नी वहां जाना नहीं चाहती। वह बेचारी बहुत ज्यादा दुखी हो गई है। मुन्नी की शादी बहुत छोटी उम्र में ही हो गई थी, वह भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन पिता की स्थिति ऐसी नहीं थी कि जो वह उसकी पढ़ाई का भी खर्चा उठाए। तो इसलिए उसने अपनी जिम्मेदारी से निवृत्त होने के लिए उसकी छोटी उम्र में ही शादी कर दी। लेकिन बेचारी इतनी दुखी है कि वह मानो जैसे बहुत बड़ी हो गई है। बड़ी क्यों हो गई है? क्योंकि सारे दुख संकट उसने झेले हैं। समर जब घर से निकल तो मुन्नी को उसके साथ भेज दिया जाता है। उसके पिता माने नहीं और बोल दिया कि जो लड़की है उसका अपना घर ससुराल में ही होता है। वह वहां चली जाती है। जाने के बाद सब लोग अपनी गृहस्थी में हैं, इधर ये भी और उधर वो भी। तो एक दिन जब वह घर से निकलता है तो दरवाजे पर एक तार उसको मिलता है। दरवाजे पर एक तार से मतलब एक चिट्ठी, जो पत्र कहते हैं, वो मिलता है। वह तार को लेकर जब उसने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मुन्नी की मृत्यु हो गई है, यानी वो नहीं रही। अब वो बेचारा बहुत जोर जोर से रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, मानो घर से निकला है। एक ट्रेन में वो जा रहा है और जाते हुए अपने अंतर्मन के जो द्वंद्व हैं उनको भी, और जो बाहर दुनिया में उसके लिए इतना दुख बिखरा हुआ है उनमें भी वह मेल नहीं कर पाता। वो ये नहीं सोच पाता कि आखिर कौन सा सत्य है, अंदर वाला कि बाहर वाला, उसको ये समझ ही नहीं आती। ये सारी चीजों में घिरा हुआ एक ऐसा समर जिसकी कहानी तो कहाँ से शुरू होती है, ये उपन्यास की यथार्थवादी अनुभूति से विकसित होती है। ठीक है बेटा, किससे होती है? यथार्थवादी अनुभूति से विकसित होती है। और कहां पर जाकर खत्म हुई है अभी, कि जब मुन्नी का देहांत हो जाता है तो वह ट्रेन में बैठकर मानो जा रहा है। ट्रेन के बाहर जब देखता है तो खुला आसमान उसको नजर आता है। अब सारा आकाश, देखो जो चैप्टर का नाम था, तो सारा आकाश माने पूरा वह आसमान जिसका कोई छोर नहीं है। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए कि उसकी जो दुख है, जो कष्ट है, उनका भी कोई किनारा नहीं है, वो भी समाप्त होने का नाम नहीं लेते। एक खत्म होता है तो दूसरा आ जाता है। यानी उधर प्रभा के साथ थोड़ा सही हुआ रिश्ता तो उधर ये आ गया, क्योंकि मुन्नी भी यही चाहती थी। जब मुन्नी विदा हुई थी तो उसने भी यह बात बोली थी कि भैया आप भाभी से बातें जरूर करना, यानी उसके मन की बात आप जरूर पूछना। आज वही मुन्नी नहीं रही तो मानो समर उसके लिए सोचता है। तो जो इस सारांश का उपन्यास का अंत होता है वह कहां पर होता है? एक भयानक यथार्थ पर जाकर इसका अंत हो जाता है। तो मैंने बहुत सारी घटनाओं को आपको इस सारांश के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। मुझे आशा है कि इससे संबंधित जो भी प्रश्न अगर आएंगे तो वो आप अच्छे से कर पाएंगे। वैसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन पात्रों के जो चरित्र चित्रण महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आने वाले हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।